हाँ जी, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, जो इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट में। ठीक है, इनपुट मींस रॉ मटेरियल। जब हम रॉ मटेरियल को आउटपुट यानी कि फिनिश गुड्स, जब हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, ये एक पूरी प्रोसेस होती है। तो इनपुट, फिर आएगी प्रोसेस, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आउटपुट। इनपुट यानी कि जो इनपुट लगा रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। आउटपुट यानी कि उससे जो निकल के आ रहा है, ठीक है, जो बन रहा है, सोप बन रही है, कार बन रही है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? फंक्शन है किनके, किनका फंक्शन है? इनपुट और आउटपुट का। इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप विच कनेक्ट फैक्टर्स इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन फंक्शन एंड द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, इनपुट मीन इनपुट के फंक्शंस को यूज करके हमने आउटपुट निकालना है, दैट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू एफ, यानी फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ये सारे इनपुट्स हैं, इनपुट को लगा के हम आउटपुट निकालेंगे। देन ये हमारे इनपुट्स आ गए, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गए, जो जो मेन फैक्टर्स हैं जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, फर्स्ट आ गया लैंड। लैंड यानी कि सरफेस, ठीक है, जो एरिया है जहाँ पे काम करना है। ठीक है, रिवर भी हो सकता है वो, ठीक है, माइंस भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, बिजनेस ऑफिस भी हो सकते हैं। ये जो है नेचर का फ्री गिफ्ट है हमारे लिए। नेचर ने तो हमें फ्री में दिया ना, एयर, वाटर, लैंड। देन लेबर। लेबर क्या है? जो मेंटली और फिजिकली एफर्ट लगाते हैं हमारे टास्क को पूरा करने के लिए। ठीक है, मैन। देन कैपिटल। कैपिटल क्या है? जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स बनाते हैं, होती है कैपिटल। यानी कि गुड्स बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए, बड़े लेवल की, लार्ज लेवल की, और जो मैन द्वारा ही बनाई गई है। देन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक जगह जहाँ पे जो लोग हैं आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे को, ताकि वो एक ऑब्जेक्टिव पे पहुंच सके। देन जो इनपुट है वो फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है, कुछ इनपुट फिक्स्ड है, कुछ इनपुट वेरिएबल। लैंड, ये हमने इन वेरिएबल्स पढ़ लिए, वेरिएबल और फिक्स्ड। फिक्स कौन से हुए? फिक्स वो हुए जो सेम ही रहेंगे, जो चेंज नहीं होंगे। और जो ये फिक्स वेरिएबल होते हैं, ये मोस्टली सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई भी फिक्स वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ शॉर्ट टर्म में वेरिएबल्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं। ठीक है, देन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पूरे लॉन्ग टर्म के फैक्टर्स, ठीक है, जो वेरीज करते रहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट द अमाउंट इज रिपेन सेम। आउटपुट का कोई भी लेवल हो, यानी कि कितनी प्रोडक्शन कर लो, आप 50 कर रहे थे, आपकी फिक्स कॉस्ट 30 रुपीज पड़ रही। आपने 100 प्रोडक्शन शुरू कर दी, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट 30 ही रहेगी, फिक्स है क्योंकि ये। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल है वो वेरी करती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। एग्जाम्पल दिए हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स ही रहेंगी। इस पे रेंट अगर 15,000 देना तो 15,000 ही देना, चाहे आप इस पे 1 लाख का काम कर लो, चाहे इस पे 2 लाख का काम। और वेरिएबल यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर, ये जो है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है,
रॉ मटेरियल की कभी इनकम कभी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। लेबर की वेजेस कंपनसेशन कभी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है। लेबर जैसे कि अब मान लो कोई हैजार्ड गुड में काम कर रहा है, यानी कि जहाँ पे डेंजर है, डेंजर जोन में काम कर रहा है अगर कोई इंसान, तो उसकी जो इनकम होगी वो नेचुरली ज्यादा ही होगी, ठीक है, वेरी करेगी वो जनरल लोगों से। देन टोटल प्रोडक्ट में दो चीजें देखी जाती हैं, एवरेज एंड मार्जिनल। एवरेज यानी कि टोटल प्रोडक्ट का वो एक यूनिट कंज्यूम करने से कितनी कितना कितनी अमाउंट लग रही, एक यूनिट की अमाउंट निकालना, दैट इज एवरेज। और मार्जिनल एक एडिशनल यूनिट की अमाउंट निकाल, एक एडिशनल एक एड ऑन, ठीक है, की निकालना, वो होगा मार्जिनल। तो एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी यानी कि यूनिट, और मार्जिनल कैसे निकलेगी, चेंज इन प्रोडक्शन डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। ये देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, अब इसका एवरेज और मार्जिनल निकालना। एवरेज निकालने के लिए टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये यूनिट, ये लो। लेबर के साथ टी को डिवाइड कर दो, पहले 0 से 0 तो 0, 10 से 1 तो 10, 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15, 60 डिवाइड बाय 3 दैट इज 20, टोटल डिवाइड बाय यूनिट्स। यूनिट्स हमेशा 1 2 3 4 की फॉर्म में होंगे, ठीक है। मार्जिनल निकालना है तो टोटल में जो चेंज आ रहा है, देखो पहले इन दोनों में चेंज 10 का, पहले तो कुछ भी नहीं आएगा, देन 10 का चेंज, फिर 10 और 30 में 20 का चेंज, 30 और 60 में 30 का चेंज, 60 और 80 में 20 का चेंज, 80 और 95 में 15 का चेंज, 95 से 108 13 का चेंज। तो ये देखो यहाँ पे चेंज जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया, 112 112, फिर 112 से 108 यानी कि नेगेटिव चला गया, और 108 से 100 नेगेटिव। समझ में आया बेटा, मार्जिनल और एवरेज समझ में आया। यस मैम। ओके, देन टोटल प्रोडक्शन, और तीनों में हमें रिलेशनशिप दिखाया हुआ है, ठीक है। ये पहला एक डायग्राम बनाया, ये वाला आउटपुट और लेबर वाला, ठीक है, आउटपुट और लेबर वाला एक डायग्राम बनाया, जिसमें टोटल प्रोडक्शन देखी, टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से इन्होंने ये लाइन बनाई। टोटल प्रोडक्शन ऐसी है, जीरो नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर जाके फिर नीचे चली जाती है, 112 से वो नीचे चली गई, तो ये ऐसे ही है, यहाँ नीचे से शुरू हुई, यहाँ पे आ गया 112, और 112 से फिर वो नीचे चली गई, ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। देन मार्जिनल और एवरेज, एवरेज नीचे जा रही है, मार्जिनल एक बार जाएगी ऊपर, फिर ऊपर जाकर वो आएगी वापस नीचे, और इतना नीचे चली जाएगी कि वो नेगेटिव में चली जाएगी। ये देखो यहाँ पे ये नीचे चलेगी ना, लाइन के ही बाहर हो गई, तो इट मीन्स ये नेगेटिव में चलेगी, ठीक है। तो जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एवरेज भी बढ़ेगा और मार्जिनल भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगी, ये देखो ये मार्जिनल यहाँ पे जीरो है, और वहां पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। और एवरेज भी स्टार्टिंग टू डिक्लाइन। देन फिर टोटल कॉस्ट कम होने लगी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी नेगेटिव हो, और एवरेज कॉस्ट हमारी डिक्रीज होने लगी। रिलेशनशिप पता चल गया, एक बार देखो ये डायग्राम देखो, ध्यान से डायग्राम देखो एक बार।
हाँ जी, डन है। रिलेशनशिप क्लियर हो गया, देख लिया अच्छे से। अगर प्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बनाना है आपने। देन लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आ गया। दो लॉ है, पहला लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सेकेंड है लॉ ऑफ रिटर्न के। वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है वो शॉर्ट रन के लिए है प्रोडक्शन का फंक्शन, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 1 यूनिट जो होगा वो वेरिएबल होगा और बाकी जो होंगे वो फिक्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा यूनिट वेरिएबल हो और एक ही यूनिट फिक्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा यूनिट फिक्स हो और एक यूनिट वेरिएबल हो। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हमेशा शॉर्ट रन के लिए होता है। और रिटर्न टू उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें सारे फैक्टर सारे इनपुट वेरिएबल होंगे। वेरिएबल यानी कि बदले जा सकते हैं। देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिखा रहे हैं शॉर्ट रन में। प्रोडक्शन फंक्शन विद एटलीस्ट वन वेरिएबल फैक्टर कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट एज अ फिक्स्ड। ठीक है, एक वेरिएबल है तो बाकी सबकी जो क्वांटिटी रखेंगे वो क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। देन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप व्हेन वन इनपुट इज वेरिएबल। और फिर हम चेक करेंगे कि एक इनपुट के वेरिएबल होने से क्या फर्क पड़ता है। If one of the variable factor of production use more and more unit, keeping other unit fixed, the total production will increase at increasing rate in the first stage, and second stage continuously increasing but diminishing rate and evenly TP decrease. ठीक है, एवरेज प्रोपोर्शन में क्या बोल रहे हैं, एक फैक्टर हमारा एवरेज, एक फैक्टर हमारा जो है वो, देखो यहाँ पे कैपिटल दैट इज फिक्स्ड, लैंड दैट इज फिक्स्ड, और सिर्फ एक ही फैक्टर है जो वेरिएबल है। सारे फैक्टर फिक्स कर लिए, एक फैक्टर वेरिएबल रख दिया, ये टोटल आ गया, टोटल को वेरिएबल के साथ डिवाइड करते जाओ, एवरेज आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है जहां पे हमारे टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, पहले 10 से बढ़ी, फिर 20 से बढ़ी, फिर 30 से बढ़ी, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। देन सेकेंड स्टेज आ गया जहां पे हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ तो रही है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे नहीं बढ़ रही। 80 से 15, 15 का फर्क, फिर 13 का फर्क, फिर 4 का ही फर्क, बढ़ रही है लेकिन अच्छे से नहीं बढ़ रही। देन थर्ड स्टेज आ जाता है जहां पे जो एवरेज कॉस्ट है वो गोइंग टू डिक्लाइन, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अब 14 था, 14 से 12 और 10 पे आ गई। ये देखो, यहां से देखो लो, फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, सेकेंड स्टेज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, यानी कि बढ़ रहा है लेकिन कम कम स्तर पे। देन थर्ड स्टेज जहां पे वो डिक्लाइन ही कर जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग। मैम ये डिक्लाइन क्यों कर रहा है? बेटा आपने प्रोडक्शन की है ना, ये देखो, एक फैक्टर है वेरिएबल है जो फैक्टर, बाकी फैक्टर हमारे फिक्स्ड है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही फैक्टर है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज करने की वजह से जो टोटल बन रहा है वो इतना ही बन रहा है। हम प्रोडक्शन का वो लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, हम अपना ही बिहेवियर देख लेते हैं। एक चीज है, हमने आज खरीदी है, आप क्लोथ्स ही ले लो, आपने कोई न्यू ड्रेस खरीदी है, जब आप खरीदते हो तब आपकी जो विश होती है या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी हाई पे होती है, ये पहनूंगी ये पहनूंगी ये पहनूंगी, होती है हाई पे, इंक्रीजिंग रेट पे यस होती मैम। है ना। यस मैम। देन फिर जब वो आप पहन लेते हो एक बार, देन आप उसकी फिर जो
वैल्यू है वो क्या आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी 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 कम होती है, बढ़ रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी कम रेट पे बढ़ रही है। फिर आप सेकंड फंक्शन पे जाते हो, सोचते हो चलो पहन लेते हैं कोई बात, थर्ड पे जाते हो चलो पहन लेते हैं, लेकिन आफ्टर दैट अच्छे से आपने उसको पहन लिया, अब आप थक चुके हो उसको पहन पहन के, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ी, लेकिन अब वो क्या आएगी उसके लिए आपका, आपके लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, डिक्रीजिंग। अब आप बोलोगे ये नहीं मैंने पहननी अब, बस, होता है ना ऐसे। यस मैम। तो ये सेम वही फंक्शन है, ये एक प्रोडक्शन को दिखा रहे हैं, इनपुट को दिखा रहे हैं कि इनपुट जो कंज्यूमर को दिया जाता है सबसे पहले, तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, कोई नई चीज मार्केट में आती है तो वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है, लोग ले रहे हैं ठीक है, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं ले रहे जितने अच्छे से स्टार्टिंग में ले रहे थे, और लास्ट में कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है तो जो पहले प्रोडक्ट की वैल्यू है वो बिल्कुल ही माइनस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती पर मैम जैसे लेबर इंक्रीज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज ही होती रहनी चाहिए। है। लेबर इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन हमने क्या बोला, बाकी चीजें रिमेन कांस्टेंट। अब एक मशीनरी पे प्रोडक्ट ही 12 बन सकते हैं, तो लेबर उस पे चाहे 15 लगा दो, प्रोडक्ट तो 12 ही निकलने हैं। ओके मैम। मशीनरी पे तो 10, अब आप 15 लेबर लगा दो, 20 लेबर लगा दो, अगर उसने प्रोड्यूस ही 15, उसकी कैपेसिटी 15 की है, तो वो 15 ही प्रोड्यूस करेगी, वो आपके ज्यादा लेबर से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी। यस मैम। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। देन ये स्टेजेस दिखाए हुए हैं जो हमने अभी पढ़ लिए हैं कि टीपी बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है तो एमपी, एपी भी बढ़ेगा, ठीक है, और एमपी भी बढ़ेगा, तीनों बढ़ेंगे, लेकिन जो एमपी होगा वो एपी से ज्यादा बढ़ेगा। देन सेकेंड स्टेज आ गया, टीपी फिर बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा डिमिनिशिंग पे बढ़ रहा है, और जो एपी है और एमपी है वो डिक्रीज कर जाता है बोथ, ठीक है। और जब टीपी हमारा मैक्सिमम पे पहुंच गया, यानी कि टोटल प्रोडक्शन अब मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, तो जो हमारा मार्जिनल है वो हमारा जीरो पे आ जाएगा। एंड थर्ड स्टेज है तो मार्जिनल नेगेटिव में चला जाएगा, एपी डिक्रीजिंग में चला जाएगा, और टीपी भी डाउनवर्ड यानी कि डिक्रीजिंग में चला जाएगा। Where should rational firm produce? MP is above, AP implies an increasing in the input, increasing output is greater proportion. The firm is not making the best possible use of the fixed factor, so the firm has incentive to increase input until it is crossing over the second stage. MP is negative implies contribution of additional labor is negative, the output decrease. In case it will be unwise to employ an additional labor. ये बोल रहे हैं किस टर्म में जो फर्म है वो प्रोड्यूस करेगी, स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे। तो फर्म जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करना कहाँ जाएगी, सेकंड स्टेज पे जाएगी, क्योंकि उसको अभी बिलीव है कि मे बी मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन ना हो, आगे ही बढ़ जाए, इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे नहीं ना हो रहा, तो वो ट्राई करेगा कि अब दोबारा से इंक्रीजिंग रेट पे चला जाए, लेकिन वो जाएगा नहीं, जाएगा वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग पे है तो वो डिमिनिशिंग ही हो। ठीक है, बोल दिया फर्म ऑपरेट कहाँ करना चाहेगा, स्टेज 2 पे। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, अभी आ गया लॉन्ग टर्म, इसमें क्या आएगा, सबके सब वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, आप किसी को भी कितना चेंज करके कितना ही ले जाओ। रिटर्न टू स्केल refers to the relationship between change of output and
प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट में चेंज आया और प्रोडक्शन के लेवल में भी चेंज आया। कैपिटल, लेबर, दोनों वेरिएबल हैं। टोटल कॉस्ट हमारी ये बन गई, टोटल भी दी हुई है। अब हम एमपी यानी कि चेंज देखेंगे। फर्स्ट में 8 का चेंज है, सेकंड में 10 का, थर्ड में 12 का, फोर्थ में 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का, फिर माइनस में। ये हमें दिखा रहा है, ये ऐसे ऐसे बनता है इसका डायग्राम। ऊपर गया, कांस्टेंट रहा, नीचे आ गया। इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज होएगा इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज हुआ ये बराबर इंक्रीज होएगा, दैट इज इक्वल। फिर ये इंक्रीज हुआ लेकिन ये कम हुआ। रिटर्न टू स्केल में होना इंक्रीज ही है, क्यों? क्योंकि सबके सब वेरिएबल है। आप पूछ रहे थे ना उसमें डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें यस मैम। कांस्टेंट थी कुछ चीजें, लेकिन इसमें इंक्रीजिंग ही होएगा। देखो हर तीनों पॉइंट में इंक्रीजिंग लिखा है, इनपुट इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीज, कहीं पे भी आउटपुट डिक्रीज नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि तीनों ये में लॉन्ग रन प्रोडक्शन। हाँ ये लॉन्ग टर्म है, ऑल फैक्टर वेरिएबल है, आप किसी को भी कभी भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगे इससे हमें कम प्रोडक्शन हो रही है, मैं इसको चेंज करके नया लेके आऊंगी और उस पर फिर ज्यादा प्रोडक्शन करूँ। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ सर्कमस्टांस की वजह से जो इंक्रीजिंग होता है उसका रेट रिटर्न टू स्केल, यानी कि जो रिटर्न टू स्केल होता है वो इंक्रीजिंग रेट पे भी बढ़ता है, कभी कभी कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है और कभी कभी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है। इन इन शॉर्ट रहा बढ़ ही रहा है, लेकिन कभी कभी पूरा हाई पे बढ़ता है। देखो 10 से 15 पे बढ़ रहा है, 15 गुना बढ़ रहा है, 10 से 10 पे बढ़ रहा है, कांस्टेंट बढ़ रहा है, और 10 से सिर्फ 5 पे बढ़ रहा है। ये देखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा, पढ़ लिया? ये पढ़ो, यस। ये पढ़ो। हाँ जी, पता चल गया। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। यस मैम। पढ़ लिया? देन आइसोकेंट। आइसोकेंट क्या होता है? एन आइसोकेंट रिप्रेजेंट all these possible combination of two input which is capable to produce an equal level of output। यानी कि आइसोकेंट क्या है? ऐसे दो इनपुट का यूज करें जिससे जो प्रोडक्शन हो सेम ही हो, हर बार सेम हो। मैंने लेबर 20 लिया, कैपिटल 1 लिया, लेकिन मेरी प्रोडक्शन 100 यूनिट हो रही है। फिर मैंने लेबर 18 लिए और कैपिटल 2 लिए, फिर भी हमारी प्रोडक्शन सेम हो रही है। यानी कि आप दोनों को, कैपिटल और लेबर को, चेंज कर सकते हो, जितना मर्जी चेंज करो, लेकिन हमारा आउटपुट का जो लेवल है वो इक्वल होना, इक्वल होता है, दैट इज आइसोकेंट। ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके हर यहाँ पे, हर पॉइंट पे जो आउटपुट होगा वो इक्वल होएगा, 100 यूनिट ही रहेगा। चाहे यहाँ पे 100 देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, जो आंसर होएगा 100 यूनिट ही होएगा सभी जगह। ठीक है,
हाँ जी, क्लियर है। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ लिया, ये आइसोकैंट पढ़ लिया, अभी पढ़ा। ये देखो, यहाँ पे वो कर रहा है 25 और 30 के बीच में, यहाँ पे 7। आइसोकैंट की जो कर्व है वो ये बनी, ये वाली, ऐसे। आइसोकैंट की कवर कर्व ऐसे बनेगी, सी शेप। ये डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोकैंट्स बनाई हुई हैं। ऐसे भी बनती हैं आइसोकैंट, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये वाली सी वाली। ऐसे भी होती है, देखो तीनों का डिफरेंस बराबर है, यानी कि जितना इनपुट यहाँ पे है उतना ही आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, जितना इनपुट यहाँ उतना ही आउटपुट। यहाँ पे भी देखो डिफरेंस तीनों में इक्वल है। इट मीन्स दो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, कैपिटल और लेबल यूज कर रहे हैं हम, लेकिन हमें जो प्रोडक्शन है वो सेम मिलेगी। हाँ जी, चैप्टर क्लियर हो गया। बताओ, विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल इनपुट। कैपिटल इनपुट का एग्जांपल। आंसर में डी दिया हुआ है, और हैमर। ये चेक करके बताऊंगी मैं आपको। सेकंड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट यानी कि जो दो प्रोडक्ट को जोड़ने का काम करती है। मैम बी। एन आइसोकेंट दैट, आइसोकेंट क्या है? फर्दर फ्रॉम द ओरिजिनल रिप्रेजेंट ग्रेटर आउटपुट। हाँ जी, क्लियर है। चैप्टर क्लियर है बेटा। यस मैम।